मैं हूं अंकित अवस्थी। इस समय कुछ पक रहा है। कहां पक रहा है? ईरान और रूस के बीच में पक रहा है। कल की बड़ी सुर्खी बनती है, मतलब कल के दिन यह घटना बड़ी बनती है, सुर्खी आज बनती है। डूम्सडे यानी कि एक ऐसा काल जिसके लिए माना जाता है कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। आपदा का दिन समझिए। उस समय के लिए तैयार किया गया एक विशेष प्लेन कल सुबह 10:10 पर ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचता है। रूस से चला हुआ यह विमान जैसे ही पहुंचता है, इससे कयास लगाए जाने शुरू होते हैं। कई तरह के कयास, पर सबसे बड़ा कयास यही, जैसे आप अमेरिकी राष्ट्रपति का एयरफोर्स वन मानते हैं और उसके अलावा एक डूम्सडे प्लेन भी सुनते हैं, बिल्कुल ऐसे ही रशियन राष्ट्रपति जिस जहाज से चलते हैं उसके अलावा ये एक और जहाज है जिसे लेकर साथ चला जाता है। ये एक तरह से समझिए कि आपातकाल की स्थिति में पूरी तरह कमांड सेंटर में तब्दील हो जाता है। 6,500 किलोमीटर तक बिना रुके टुके चल सकता है। अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट भी हो जाए तो उस रेडिएशन से दूर तक ले जाने की क्षमता रखता है। 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। और पूरा कमांड सेंटर, अक्सर हवाई जहाज से मान लीजिए कि आप फोन नहीं लगा पा रहे, इंटरनेट नहीं चल रहा है, या सब कुछ चल रहा होता है। राष्ट्रपति का जो ऑफिस है, बिल्कुल ऑफिस हवा में उड़कर चल रहा होता है। वो ऑफिस वाला विमान यहां पर पहुंचता है। कयास लगने शुरू होते हैं। कयास सबसे बड़े ये कि बीते 4 दिन में अमेरिका और ईरान फिर से आमना सामने में आ गए हैं। अमेरिका ईरान के बीच में फिर से संघर्ष हो रहा है। अमेरिका लगातार ईरान में बम बरसा रहा है और ईरान बदले में गल्फ के बाकी देशों को निशाना बना रहा है। जो पहले हो रहा था वैसे ही हो रहा है। सीज फायर लगभग खत्म हो चुकी है। क्या ऐसे में अमेरिका या इजराइल मिलकर के कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि इनके पास बचा हुआ जो न्यूक्लियर आर्सेनल है या बचा हुआ एनरिच्ड यूरेनियम है, उसे उठाने के लिए अमेरिकी आने वाले हैं? या कुछ ऐसा है कि मुज्तबा खमनेई की जान संकट में है? क्या ऐसा है जिसके चलते यह विमान ईरान पहुंचा? उसके बारे में आज आप और हम चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे, इसके मायने समझेंगे, यह समझेंगे कि ईरान और रूस का नजदीक आना क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लोगों को ले जा रहा है? क्योंकि जहां अलग अलग मोर्चे पर, इधर रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इधर ईरान अमेरिका चल रहा है, दोनों का दुश्मन अमेरिका है, तो क्या रूस और ईरान मिलकर के चाइना के साथ कोई ऐसी केमिस्ट्री बना रहे हैं? और पाकिस्तान कहां गया? चर्चा करते हैं। असल में साथियों, एक वेबसाइट है जिसका नाम है फ्लाइट रडार, जो अक्सर हवा में उड़ती हवाई जहाजों को नोटिस करती है। रडार से देख रही होती है कौन सा हवाई जहाज कहां से उड़ा, कैसे गया, उसकी जानकारी उस पर आप देख सकते हो। आप अपनी फ्लाइट का नंबर भी डाल के देख सकते हो, वो आपको दिखा देगा। जैसे अपन ट्रेन देखते हैं ना, ट्रेन को ट्रैक करने के लिए रेल इन्फो चलती है अपने, बिल्कुल ऐसे ही हवाई जहाज का भी इन्फो आप निकाल सकते हैं फ्लाइट रडार 24 से। इसके एक डेटा से पता चलता है कि रूस की मॉस्को से TU-214PU करके एक जहाज है जो मॉस्को से तेहरान के लिए उड़ान भर रहा है। सुनने में पहली बार में एक सरकारी विमान लगता है, लेकिन जब इसकी ट्रैकिंग को नजर नजर किया जाता है तो पता चलता है कि ये बढ़िया से यहां से जैसे लिफ्ट होता है और उसके बाद में सीधा जाकर तेहरान रुकता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई विमान इतना खास है जिसके आने से ही पूरी दुनिया में सुर्खी होने लगे, और वो दो प्रमुख शहरों के बीच, इधर मॉस्को और इधर तेहरान, इनके बीच की यात्रा करे, तो और सबको पता हो कि यह कितना खास विमान है, तो साहब मायने तो निकाले जाएंगे ही। पूरी समय पर इस विमान का जो ट्रैक रास्ता है वो चर्चा का विषय बन जाता है। आप एक बार के लिए अगर इसे यहां भी देखें तो ये यहां से उड़ना शुरू होता है और प्रॉपर कैस्पियन सी से होते हुए, मतलब रशिया के ऊपर से फिर कैस्पियन सी दक्षिण में होते हुए सीधा तेहरान आकर के ये विमान पहुंचता है। इसका पहुंचना होता है कि लोगों की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि इस विमान में आफ्टर ऑल क्या आया, क्या क्या आ सकता है। अगर कोई देश युद्ध कर रहा है तो युद्ध करने के लिए वेपन आ सकते हैं, लेकिन वेपन तो मालवाहक जहाज में आएंगे। नंबर दूसरा, तो फिर क्या हो सकता है? बोले ऐसा कोई व्यक्ति इसमें आया हो जिसके बारे में कहना मुश्किल हो। कौन हो सकता है? क्या पुतिन ने यात्रा कर ली? भाई हो सकता है ना कि अगर आप यहां से मॉस्को से लेकर तेहरान की यात्रा पर हो और यह जहाज चला आ रहा है और पता नहीं यह आधिकारिक विजिट है या नहीं। क्योंकि इसको आप ऐसे समझिए, क्योंकि इस समय पर इनका जनाजा पूरा ही हुआ है। अभी मुस्तफा वो अल खमनेई जो हैं, अयतुल्लाह अल खमनेई, उनकी जो भी 7 दिन का कार्यक्रम चला था उसके कुछ ही दिन तो बीते हैं। ऐसे में हो सकता है पुतिन चल के आए हों, लेकिन उनकी यात्रा को पब्लिक ना किया गया हो। तीसरा क्या हो सकता है? हो सकता है कि इन्हें कुछ ऐसे वेपन लाकर सौंपे गए हों जिनको लाने के लिए ऐसा विमान चाहिए जिसे निशाना न लगाया जा सके। यह भी हो सकता है कि ईरान को अब यह महसूस हो रहा हो कि मुस्तफा खमनेई को अमेरिका और इजराइल वाले निशाना बना सकते हैं, तो उन्हें इस विमान में बिठाकर वापस भेज दिया जाए। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। मतलब ये सभी कयास कि ईरान और रशिया के बीच में कुछ तो स्पेशल हुआ है
और वो जो कुछ स्पेशल है वो इस विमान की यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये विमान नहीं आता। मतलब इसको इतना सीक्रेट से समझ के चलिए। आप ऐसे समझिए ना कि अमेरिका से एयरफोर्स वन चलकर नई दिल्ली आ रहा हो। बोले क्यों आया? बस बोले घूमने आ गया जी, मन था बहुत, चलना चला नहीं था बहुत दिन से। ऐसे तो नहीं है ना। रशिया तो वैसे खुद ही इतना लेंथ में और हाइट में ऊंचा, मतलब लेंथ में और विड्थ में इतना बड़ा देश है। तो ऐसे में अगर उसको चलना भी होता तो तेहरान क्यों आता? उसके पास बहुत सी जगह हैं। तो यहां आया, उसके कोई तो मायने हैं। अब वो कोई भी मायने लोग अपने अपने तरीके से निकाल रहे हैं और लिख रहे हैं कि रशिया का वर्जन है ये एयरफोर्स वन का, जो क्राइसिस कोऑर्डिनेशन के समय काम आता है। और वो ऐसे समय पर अगर 10:10 पर उतरा है तो ये किसी प्रलय की आशंका को जाहिर कर रहा होता है। अब साहब, प्रलय क्या हर बार जब ये उड़ता है तो आ जाती है क्या? नहीं। ये प्रलय को मिटिगेट करने के लिए, कल को अगर ऐसा हो गया, ये वैसी वाली बात है, कोई राजनेता चल रहा होता है तो उसके आगे पीछे एम्बुलेंस चल रही होती है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एक्सीडेंट हो गया है। अगर हो जाए तो वो एम्बुलेंस उस राजनेता को या उस वीआईपी आदमी को सुरक्षा देने के काम आती है। ऐसे ही ये हवाई जहाज जब भी चल रहा होता है, जैसे 6500 किलोमीटर एक ही बार में उड़ सकता है ये हवाई जहाज। ये हवाई जहाज 10,000 किलोमीटर तक, मतलब ऐसे बिना सामान हथियारों के साथ भी उड़ सकता है अगर इसमें वेपन ना डले हों। ये अपने आप में फाइटर जेट कम ट्रांसपोर्टेशन शिप की तरह से काम में लिया जाता है। अब इसका महत्व आप ऐसे समझिए कि जब जब यह विमान बाहर आया है, जैसे आज से 8 साल पहले पुतिन को एक बार सीरिया की यात्रा पर आना था, बिल्कुल अनप्लान्ड विजिट थी। पुतिन किसी दूसरे जहाज से आए थे, लेकिन हवा में इस प्लेन को भी उड़ते हुए देखा गया था। मतलब पुतिन जब यात्रा करते हैं तो यह प्लेन साथ चल रहा होता है। ये एडिशनल प्लेन है जिसको सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित रख के, मतलब ये चल रहा था तो सुखोई 30 इसकी सुरक्षा में आगे चल रहे थे, ऐसे समझो। अभी कुछ दिन पहले अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, पिछले साल की बात है। जब इनकी मुलाकात हुई थी तो उस समय पर भी, जब पुतिन पहुंच रहे थे उस समय पर भी यह विमान साथ में उड़ता हुआ देखा गया था। जब ये अलास्का पहुंच रहे थे, ये रहा वो विमान की तस्वीरें जिस समय पर यह भी साथ साथ पहुंचा था। इसका नाम टुपोलोव TU-241 है। ये पिछले साल 15 अगस्त के पास की घटना है। ये विमान उस समय भी देखा गया था। मतलब कोई ऐसी स्थिति बन गई, मान लो कि पुतिन के ऊपर हमला कर दिया। पुतिन अक्सर जब भी कहीं जाते हैं उनकी डिफेंस पूरी तरह एक्टिवेट हो जाती है। उस पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर उनका खुफिया तंत्र मजबूत हो जाता है। पूरी तरह आसमान में फाइटर जेट्स मंडराने लगते हैं। जितने भी उनके पानी के अंदर से नेवल डॉक करने वाले जो जहाज हैं, वो पूरे पूरे शिप उस देश के आसपास पहुंच जाते हैं। सबमरीन उस कॉन्टिनेंट के आसपास घूमने लगती हैं। उनका पूरा जो खुफिया तंत्र है, केजीबी, जो पूरी तरह एक्टिवेट हो जाती है। ऐसे में यह विमान भी साथ साथ पहुंचता है। मतलब उनकी सुरक्षा का एक बड़ा नजरिया इसे माना जाता है। ठीक है, तो यह विमान उस समय पर भी देखा गया था। इसलिए यह खबर पहली खबर नहीं है, यह खबर पहले भी बहुत बार बनी है। अब चूंकि यह रशिया से निकलकर ईरान आया है, इसलिए यह हेडलाइन वर्ल्ड वाइड बनी है। तो लोग मायने निकालने लगे कि क्या क्या हो सकता है साहब अगर ऐसा हुआ हो। तो बोले साहब, अमेरिका और ईरान के बीच में जो सैन्य टकराव बढ़ रहा है, उसमें हो सकता है ईरान कहीं पछड़ रहा हो, या हो सकता है कोई बड़ा राजनेता निकल कर जा रहा हो। कुछ भी हो सकता है। यह हो सकता है कि रूस इनके साथ कोई रणनीतिक साझेदारी कर रहा हो, क्योंकि इस समय ईरान के तमाम नेता एक साथ एकत्रित हैं और वो लगातार इस बात की चर्चा में हैं कि अमेरिका जैसे ही सीज फायर तोड़कर दोबारा से हमलावर हुआ है, क्या हम उसके साथ इतने लंबे समय तक लड़ पाएंगे? क्या लड़ने के लिए जो आवश्यक संसाधन है वो हमारे पास हो पाएंगे? क्योंकि अमेरिका अब मुज्तबा खमनेई को, पहले ये मानकर चलते थे कि उनका 90% हमने मामला खत्म कर दिया है, अब 100% तक खत्म करने के लिए है। इससे पहले ही, आज से 4 दिन पहले मैंने आपको एक सुर्खी बताई थी कि अमेरिका ने चाइना से चलकर ईरान आने वाली जो रेलवे ट्रैक लाइन थी उसको निशाना बनाया था। ये इंटरनेशनल हेडलाइन बनी थी क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से अब ये सोच लिया है कि हम ना तो पानी के माध्यम से, ना हवा के माध्यम से, ना रेल लाइन के माध्यम से ईरान तक कोई भी सुविधा नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन हवा के माध्यम से ये डूम्सडे प्लेन चलकर आ गया। तो साहब, कुल मिलाकर जो सीज फायर ओवर करी ना अभी ट्रंप ने 10 जुलाई के दिन, उसके बाद ये एक बड़ा अपडेट माना जा रहा है। अब हुआ क्या है, 10 जुलाई के अंदर ट्रंप बोलते हैं, क्योंकि ये जहां से निकल कर गए 7-8 तारीख को ये तुर्की की यात्रा पर थे, नाटो की समिट में आए थे, तब इजराइल ने ट्रंप को कह दिया था कि सर आपको निशाना बनाना चाहते हैं ये लोग। और ऐसे में ही हुआ ये कि 11 तारीख को ट्रंप के बहुत करीबी मित्र लिंडसे ग्राहम की मौत हो जाती है। लिंडसे ग्राहम की मौत को भी इसी तरह से जोड़कर देखा जा रहा है कि या तो रशिया ने या ईरान ने मरवा दिया है। तो कुल मिलाकर ट्रंप को उस समय यह भय हो गया था कि ईरान वाले मुझे निशाना बना सकते हैं। ट्रंप ने उसी समय पर अपनी टीम को आदेश दिया कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो ईरान को मिटा देना नक्शे से। तो ऐसे में ट्रंप ने 10 तारीख के बाद से, जब से लौट कर गए हैं, तब से एक
दिमाग में फितूर सा सवार हो गया है कि नहीं, मेरे को सीज फायर नहीं रखना है, इन लोगों पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। ट्रस्ट नहीं कर सकता, उसके पीछे के कारण ये, ईरान वालों ने भी अब लगभग 15 लोगों की, 13 लोगों की ऐसी लिस्ट निकाल दी है जिसको हिट लिस्ट में डाल दिया कि इन इन लोगों को मारना है। तो ऐसे में ट्रंप के अंदर ये भाव है कि यदि ये एक दिन भी सर्वाइव कर गए न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ तो ये वेट नहीं करेंगे, ये हम पर निशाना साध ही देंगे। तो ये अपनी डिफेंस की पॉलिसी में अमेरिका, जो डिफेंस मतलब वॉर मिनिस्ट्री है ना इनकी, जिसको पहले डिफेंस डिपार्टमेंट कहा जाता था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहा जाता था, अब मिनिस्ट्री ऑफ वॉर बना चुका है उसको। तो बोले हम वेट नहीं करेंगे हम पर हमला होने का, हम पहले जाकर हमला करेंगे। तो इस क्रम में ये लोग अपनी तरफ से हमला कर रहे हैं। आप देखिए अब तो बकायदा ट्रंप अपडेट देने आते हैं कि इतनी मिसाइल चला दी है हमने, हमने ये फोड़ दिया है। अब पूरी तरह से ये अपडेट चल रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम पूरी तरह से कंट्रोल में लेने के प्रयास में है पूरे टाइम। 13 तारीख का अपडेट देखें, 14 तारीख का अपडेट देखें। हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें अमेरिकी सेना के द्वारा एक नाव, जिसको कि पूरी तरह से अनमैन्ड तरीके से चलाया जा रहा था, जैसे ड्रोन जो होता है ना, यूएवी होता है, यानी कि एरियल अनमैन्ड व्हीकल की तरह से काम कर रहा होता है, ऐसे ही पानी की नाव जो है जिस पर कोई भी व्यक्ति सवार नहीं था, उसको इन्होंने एक मतलब रिपेयरिंग सेंटर था ईरान का, उस जगह कमर्शियल शिपिंग के लिए वहां पर ले जाकर टकरा दिया। ये अमेरिका के द्वारा किया गया कार्य था, तो इन्होंने उस तरह से इसको दिखाया। मतलब ये एक प्रकार का ड्रोन था जो शिप ड्रोन की तरह से था। बंदर अब्बास नेवल बेस के ऊपर इन्होंने शिप मेंटेनेंस फैसिलिटी जो ईरान की है उसको निशाना बनाया। कुल मिलाकर के अमेरिका फिर से हमलावर इनके ऊपर हो चुका है। ठीक है साहब, इस तरह से अब पूरे तरह से कंट्रोल करने का स्टेट ऑफ हॉर्मुज को प्रयास किया जा रहा है। ट्रंप तो कल इतना तक बोल गए कल कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अगर किसी को निकलना है 20% टैक्स लगेगा, हम लेंगे और उस जहाज को पार करवा देंगे। इस पर ईरान वालों ने इनके मजे भी लिए कि सर हम तो पहले ही कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वालों को कुछ तो देना पड़ेगा क्योंकि हम उसके गार्जियन हैं। तो ट्रंप ने कहा नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के गार्जियन हम हैं, हम निकलवाएंगे जहाज। तो फिर ईरान वाले कहते हैं सर हम सस्ते में निकलवा देंगे, आप तो महंगा ले रहे हैं, हम थोड़ा किफायती दामों पर निकलवा देंगे। कुल मिलाकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका और ईरान ने अपनी अपनी बपौती बना लिया है कि साहब इससे किसको निकलने देना है, किसको नहीं निकलने देना। अब ईरान वाले क्या किए, जब ईरान पर आए दिन हमले हो रहे हैं तो ईरान वाले फिर बदले के हमले कर रहे हैं। चर्चाएं की जा रही हैं कि ईरान के न्यूक्लियर जहां जहां पर प्लांट लगे हुए हैं, चाहे बुशर है, नतांज है, फोर्दो है, वहां वहां पर प्लांट नहीं या फिर रिसर्च सेंटर बने हुए हैं जहां पर भी एनरिचमेंट हो रहा है, वहां पर तेजी से हलचल बढ़ती हुई देखी गई है। मायने तो जो भी निकले, कुल मिलाकर के अमेरिकी फोर्सेस फिर से इन पूरे की पूरे गल्फ देशों के अंदर पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। सक्रिय हो गई हैं तो जिन जिन देशों के ऊपर इनका आवागमन हुआ है उनको ईरान ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मतलब ट्रंप जहां एक और फ्रस्ट्रेट होकर के इन पर हमले करवा रहे हैं, ईरान वाले उतने ही ज्यादा इनको टारगेट करके मारते चले जा रहे हैं। मतलब ईरान वालों ने जॉर्डन, बहरीन, कतर, यूएई सबको निशाना बनाया है, एक एक करके सबके ऊपर, क्योंकि ईरान की मिसाइल अमेरिका तक तो पहुंचती नहीं है। तो वो जब अमेरिका तक नहीं पहुंचती है तो फिर वो इन्हीं देशों को निशाना बनाना शुरू करते हैं और यहां पर अमेरिकी बेसिस को ईरान एक एक करके निशाना बनाता चल रहा है। इन्हीं निशानों में एक घटना यह भी हुई कि एक भारतीय व्यक्ति शहीद हो गया है, मर गया है। असल में एक जहाज पर भारतीय व्यक्ति सवार था, ईरान वालों ने उस जहाज पर हमला किया, हमला हुआ तो कुल मिलाकर के एक भारतीय नाविक की भी मौत हो गई है। इसके साथ साथ आईआरजीसी ने और या फिर कहिए तो ईरान वालों ने 13 लीडर्स की एक लिस्ट बनाई है जिसे ईरान की हिट लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें ट्रंप है, नेतन्याहू है, कीर स्टारमर है, मैक्रॉन है, मेलोनी है, मर्ज है, मार्को रूबियो, पीट हेक्सेथ, ब्रैड कूपर, माइक हबाबी, एयाल जमीर, गिडियन सार और इजराइल कांत, ये सब लोगों को शामिल किया गया है कि भाई आप लोगों को हम मारकर निकलेंगे। ये जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, इनका भी अलग ही चल रहा है। ये कह रहे हैं कि ट्रंप साहब आप 20% ज्यादा ले रहे हैं, थोड़ा कम पैसे लीजिए क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रखवाले तो हम हैं और हम निकाल देंगे। खैर, इस बीच में एक भारत मतलब ओमान के जल क्षेत्र से इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर एक जहाज निकल रहा था जिस पर हमला हुआ तो एक भारतीय की मौत हुई, जिस पर भारत ने, यूएई से चल करके आ रहा था तो भारत ने अपनी तरफ से कंडोलेंसेस दी। भारत के विदेश मंत्रालय इस पर ईरान के लोग जो प्रतिनिधि हैं उनको, यहां पर जो भारत में हैं उनको बुलाया, कॉल इन किया, पूछा कि भाई ये सब क्या चल रहा है। कुल मिलाकर हमारी तो तीव्र प्रतिक्रिया रही होगी और तो कुछ था नहीं। तो ये साहब कुल मिलाकर सारे अपडेट हैं। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो घटनाएं फिलहाल चल रही हैं, ट्रंप 16 तारीख को शाम 9 बजे देश को संबोधित करेंगे। इस बीच में जिस तरह की ये हलचल है, ये हलचल कुछ और इशारा करती हैं। जब तक ये ओपन नहीं हो जाती कि क्या हुआ है, कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन हां, ये सामान्य घटना तो नहीं है। इन दोनों के बीच में सीज फायर खत्म होने के बाद फिर से जो ये युद्ध चल रहा है, इसके कुछ तो मायने निकलेंगे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी बात जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
एक और अपडेट है और वो ये कि रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया ने बीते दिनों $104 बिलियन का क्रिप्टो से ट्रेड कर लिया है। सैंक्शंस को बाईपास करते हुए ये लोग क्रिप्टो में ही अपना पेमेंट कर रहे हैं। क्रिप्टो से पेमेंट करते हैं, कहीं भी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करा लेते हैं। ये इनका अलग प्रकार का लेन देन चल रहा है, जिसको लेकर के दुनिया में अलग प्रकार की चिंता चल रही है। खैर, जो भी है आपके सामने आएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। हमारे कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जहां पर मेरा कूपन कोड अंकित 33 वैलिड है और 2 दिन शेष हैं। अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो ये कोर्स है और ये मॉड्यूल है जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। धन्यवाद।